हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम कंपनी अकाउंट्स। आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके लिए सबसे यूनिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊं जो शायद आपने पहले इतना कॉमनली ना देखे हो, एंड यू प्रिपेयर्ड फॉर 80 ऑन 80। सो अगर आपको ये हिडन जेम्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई हैव ब्रॉट सम रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन, minimum subscription limit of at least 90% of the shares issued is fixed by SEBI and not by the Companies Act. True or false बताना है। तो let me clarify. Section 39 subsection 1 of the Companies Act talks about minimum subscription. But ये जो 90% वाली लिमिट है ना कि कम से कम 90% ऑफ द शेयर्स इशूड आपके पास एप्लीकेशंस आनी चाहिए, ये लिमिट दी है सेबी ने, ना कि कंपनीज एक्ट ने। ठीक है, तो ये अपने माइंड में बिठा लो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कंपनीज एक्ट बात तो करती है, बट जो लिमिट है ये सेबी ने प्रिस्क्राइब की है, ना कि कंपनीज एक्ट ने। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि ये सेबी ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। गगन लिमिटेड री इशूड 975% ऑफ द forfeited shares of ₹10 each, ये फेस वैल्यू है, on non-payment of allotment money and first and final call. Now reissued for ₹7,200, fully paid up. Amount transfer to capital reserve is this much. आपको ये बताना है कि फॉर फीचर एंट्री में शेयर फॉर फीचर अकाउंट के आगे आप कितने पैसे लिखेंगे, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप एंट्रीज पास करके देख सकते हो, रफ में जल्दी से हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो हमारी जो फॉर फीचर एंट्री है, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ सो दैट आपका रिवाइज भी हो जाए। दिस इज द फॉर फीचर एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account टू कॉल्स इन एरियर्स। और उसके बाद आपकी री इशू की एंट्री होती है विच इज बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें आप वो लिखते हैं जितने पैसे आपको मिले हैं री इशू के समय। टू शेयर कैपिटल, इसमें आप पेड अप वैल्यू लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपने आगे शेयर्स दिए हैं 7200 के, फुली पेड अप का मतलब होता है कि जो वर्थ ऑफ द शेयर है वो आपको पूरा फेस वैल्यू के बराबर मानना है। तो आपने 900 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर की वर्थ या फेस वैल्यू है 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10, दिस इज 9000। ये 1800 आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई forfeited शेयर्स की, राइट। अब फाइनल एंट्री में जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करते हैं, forfeited शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। इन दिस वी ट्रांसफर लाइक दिस, कि यहाँ जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है उनको कंपेयर करके ट्रांसफर करते हैं। बट द थिंग इज कि जो शेयर्स फॉरफीट हुए हैं उसका नंबर और जो शेयर्स री इशू हुए हैं उसका नंबर अलग अलग है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका हम 75% करेंगे पहले, फिर उसे इसमें से माइनस करेंगे और फिर ये वैल्यू आई होगी। दिस वी ऑलरेडी नो एज पर द क्वेश्चन 6300। तो इमेजिन करके देख सकते हो, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये वैल्यू मुझे नहीं पता, लेट इट बी एक्स। तो इसका 75% पहले हम निकालेंगे, फिर उसे इससे कंपेयर करेंगे या इसमें से 1800 माइनस करेंगे और फिर हमारा ये वैल्यू आया होगा, राइट। तो बस इसमें से x निकाल देते हैं, सिंपल है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ये बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं 10800। ठीक है, 10800 इज द आंसर जो हमें forfeited शेयर्स के आगे लिखना है एट द टाइम ऑफ forfeiture। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। नाउ दिस वन assertion रीजन वाले क्वेश्चन भी हमें देखकर जाने हैं। Assertion: if a company receives subscription less than 90% of the shares offered for subscription, in such a case, company cannot issue shares and amount received on application will be refunded to the applicants. This is a true statement. और आपको पता है सेबी कहता है कि अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिली तो 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू के विद इन आप पैसे वापस कर देंगे, 15 days। ठीक है, ये भी आपकी बुक में मेंशन है।
Now, the reason. As per the Companies Act 2013, to issue shares to the public, a company must receive 90% or above subscription of the shares offered for subscription. मैंने अभी आपको बताया था ये 90% वाली लिमिट हमें सेबी ने दी है, ना कि कंपनी अकाउंट्स में. तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है. दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इस पॉइंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है. सो इसका आंसर है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. Then, securities premium reserve cannot be utilized for. Now, section 52, subsection 2 of the Companies Act 2013 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे टू बाय बैक ओन शेयर्स, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, टू राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स. ठीक है, तो 52 सबसेक्शन 2 ये सेक्शन भी आप देखकर जाएंगे. इट कैन नॉट बी यूटिलाइज, डेफिनेटली कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. ये कोई फ्री रिजर्व थोड़ी है जो इसका पैसा डिविडेंड देने के लिए यूज कर लोगे. सो दिस इज नॉट द पर्पस फॉर विच वी कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम. चलो आगे चलते हैं क्विकली. Divya Limited forfeited 7,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 10% for non-payment of first and final call of 40 per share. What is the maximum amount of discount at which these shares can be reissued? इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं. लेट मी गिव यू द कॉन्सेप्ट क्विकली. तो क्या होता है, जैसे कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफीट कर दिए, ठीक है, कंपनी के लिए यहाँ पे एक प्रॉफिट भी होता है. क्या प्रॉफिट होता है कि उस शेयर होल्डर ने जो पैसे कंपनी को दे दिए थे फॉर द शेयर्स, वो कंपनी उसे वापस नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, उस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दे दी थी कंपनी को और आगे की कॉल्स नहीं दी थी, इसलिए हमने उसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए. तो यहाँ पे कंपनी अब उसको वो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी वापस थोड़ी करेगी. तो ये कंपनी का एक तरह का आप कह लो गेन हो जाता है. तो this is the maximum amount of discount which you will offer at the time of reissue of shares. अगर मुझे इस शेयर होल्डर से 60 रुपीज मिल गए थे, तो 60 रुपीज इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच आई कैन गिव टू द पीपल जिनको मैं शेयर्स री इशू कर रही हूँ. क्यों है ऐसा? देखो, अगर मैंने यहाँ से 60 रुपीज कमाए तो मैं यहाँ पे 70 का डिस्काउंट क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मैं एक स्टूपिड कंपनी थोड़ी हूं. मैं अपना ऐसा लॉस क्यों करूंगी? जितने मैंने यहां से कमाए, दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच आई विल ऑफर एट द टाइम ऑफ री इशू एंड नॉट मोर देन दैट. तो यहाँ पर देखो, आप कितना डिस्काउंट देंगे मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ री इशू. तो जितने पैसे आपको यहां से मिल गए थे उतना आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं. और जितने पैसे आपको यहां से मिल गए थे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें प्रीमियम नहीं देखना है, क्योंकि वैसे भी फॉरफीचर एंट्री में फॉरफीटेड शेयर्स के आगे हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते. तो यहाँ पर 7,000 शेयर्स के ऊपर यहाँ पे आप फेस वैल्यू पे ध्यान दें. ईच जिसके आगे लिखा होता है वो फेस वैल्यू ही होती है, क्योंकि प्रीमियम में मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है. ये प्रीमियम होगा भी अलॉटमेंट पे इफ नथिंग एल्स इज मेंशन्ड. तो 100 रुपीज में से 40 उसने मुझे नहीं दिए, तो 60 दे दिए होंगे. That is the amount which I have received from this shareholder. So this is the maximum discount which I will offer at the time of reissue. This is the maximum discount which I can offer at the time of reissue. I hope this is clear to you. चलो आगे देखते हैं. The directors of Neel Kamal Limited forfeited 70,000 equity shares of rupees 10 each. ये face value होती है. 10 rupees called up for non-payment of final call of ₹1. Half of the forfeited shares were reissued at ₹20 per share, fully paid up. Fully paid up मतलब जब आप रीइशू की एंट्री पास करेंगे उसमें शेयर कैपिटल के आगे आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहती है कि रीइशू एंट्री में बैंक के आगे क्या लिखना है और शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखना है. तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आई हैव क्लियरली इंडिकेटेड कि आप कैसे पहचानेंगे. आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख लीजिएगा. ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स द फॉलोइंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो देखा जाए ये एक बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन ही है
नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो जल्दी से हम पास करके देखते हैं अपनी एंट्रीज। तो फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर्स। शॉर्ट में कर सकते हैं, आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। बहुत जल्दी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो 70,000 शेयर्स आपने फॉरफीट किए हैं, इस पे आपको 10 में से 1 रुपी नहीं मिला था तो 9 मिल गए होंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6,30,000। उसके बाद ये हमारी री इशू की एंट्री है। आपने आगे ये एक शेयर कितने का दिया है 20 और हाफ शेयर्स री इशू किया है यानी 35,000। 35,000 इंटू 20 और यहाँ पे आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फुली पेड अप लिखा है। सो दिस इज 7 लाख, दिस इज 3,50,000 और यहाँ पे ना जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो डेबिट पे नहीं आ रही, क्रेडिट पे आ रही है। और क्रेडिट पे आती है तो वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर 3,50,000। तो अब हमें क्या करना होता है, ये जो फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू है और यहाँ जो फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू है उसे माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। अब यहाँ तो है ही नहीं ना फॉरफीटेड शेयर्स, तो इसको जीरो ले लो, नहीं है तो जीरो। सो क्या मैं ऐसे करूं 6,30,000 माइनस जीरो? नो, दैट्स नॉट द राइट वे, बिकॉज ये 6,30,000 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 70,000 शेयर्स को और ये जीरो ही है चाहे, बट रिप्रेजेंट कर रहा है 35,000 शेयर्स को। तो पहले आप इसको 35,000 शेयर्स के लिए बनाएंगे, फिर इसको जीरो में से माइनस करेंगे, because the number of shares that you have forfeited is different and the number of shares that you have reissued that is different. तो इसका पहले 50% निकालो, that is 3,15,000। 3,15,000 minus zero will give you the answer जो आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिबेंचर से रिलेटेड है। गगन लिमिटेड इशू 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, दिस इज द फेस वैल्यू, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 1 सितंबर 2020। इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली देना है, एक बार सितंबर 30 को और एक बार 31 मार्च को हर साल। इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन 30 सितंबर 2020 आपको बताना है कितना होगा। ये एंट्रीज भी इजी होती हैं और आपको अच्छे से करके जानी है डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड। और यहाँ पर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट जो हम देते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, दैट इज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है, 2000 डिबेंचर्स है इनटू 100, दिस इज द फेस वैल्यू 2 लाख। इस पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, ये जो डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज लिखी होती है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पर एनम होता है इफ नथिंग एल्स इज स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे आपको 30 सितंबर का निकालना है ना, और 1 सितंबर को ही इशू किए हैं, तो वी गेट ओनली 1 मंथ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। सो वेरी सिंपली वील से द आंसर इज 2,000 रुपीज। और वैसे इसकी जर्नल एंट्रीज भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और फिर एंड ऑफ द ईयर में आप पूरा डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो एसपीएल में एज अ फाइनेंस कॉस्ट। सो द एंट्रीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली प्रोबेबल फॉर एग्जाम, excess of purchase consideration over value of net assets. Now this topic is related to जैसे issue of shares या issue of debentures for consideration other than cash, जहां पे हम वेंडर से कुछ एसेट्स खरीदते हैं या बिजनेस खरीदते हैं, बदले में हम उसको शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको एंट्री से एक बार समझाती हूँ। नेट एसेट्स वैसे होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो आपने इसको आप एसेट्स मान लो अभी ईज के लिए। मान लीजिए आपने उससे एसेट्स खरीदे हैं 5 लाख रुपीस के, और वेंडर को आपने देने हैं लेट्स से 6 लाख रुपीस। दिस इज द परचेज कंसिडरेशन। जो वेंडर के आगे आप लिखते हो दैट इज द परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे देखो यही हो गया ना, परचेज कंसिडरेशन इज एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स, मतलब परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू ज्यादा है।
तो इसका डिफरेंस क्या होगा? आपको पता है इस एंट्री में अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर हो तो दैट इज गुडविल, और क्रेडिट साइड पे हो तो दैट इज कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे पता लग रहा है कि डेबिट साइड पे है तो ये है गुडविल। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, यानी अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से तो आंसर होगा गुडविल। और अगर ऑपोजिट है मैं आपको वो भी करके बता देती हूँ। अगर ये 6 लाख है, सॉरी, अगर ये 6 लाख है और ये 5 लाख है तो डिफरेंस आपका आएगा क्रेडिट साइड पे, दैट वुड बी कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर है कैपिटल रिजर्व। ठीक है। All right then. Next question. According to Accounting Standard 16, which is called borrowing cost. Now, this is also given in your book in a little box. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट, वो हमें क्या बताता है? बस एक पॉइंट बताता है, वही आपको ध्यान में रखना है। क्या बताता है? अ डिबेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। वैसे भी ये ट्रू स्टेटमेंट ही नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो छोड़ो, वैसे ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के समय उनको पैसा मिल जाता है। डिबेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट ओनली इन द इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो छोड़ो, ये ट्रू स्टेटमेंट ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। एटलीस्ट ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, बट दिस इज नॉट व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 टेल्स अस। ये सही आंसर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहता है कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है, उसको आप उसी साल में राइट ऑफ कर देते हो जिस साल में आपने डिबेंचर्स अलॉट किए हैं। राइट आपको पता है ना राइटिंग ऑफ की एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू या टू डिस्काउंट ऑन इशू, आप उसी साल में ये एंट्री पास कर देते हो एट द एंड ऑफ द ईयर जिसमें आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबल है। ऋषि लिमिटेड फॉरफीटेड अ शेयर, अच्छा यहाँ पे सिंगल शेयर है, ऑफ ₹100, ये होगी फेस वैल्यू, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एट व्हाट मिनिमम प्राइस कैन दीज बी रीइशूड? सो लेट मी टेल यू विषय, मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिखाया था अ फ्यू मिनट्स बैक, दैट वाज रिलेटेड टू द मैक्सिमम डिस्काउंट व्हिच यू कैन ऑफर। अब ये पूछ रहे हैं मिनिमम प्राइस, व्हाट इज द लीस्ट प्राइस व्हिच यू विल आस्क फॉर। एग्जाम्पल, अगर मैंने इस शेयर होल्डर से फॉरफीचर के समय 60 रुपीज कमा लिए थे, तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट व्हिच आई कैन ऑफर टू दिस पर्सन एट द टाइम ऑफ री इशू। और अगर मिनिमम प्राइस बताना हो तो 60 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट है, और अगर एक शेयर 100 रुपीज का है तो 40 इज द मिनिमम प्राइस विच आई विल चार्ज फ्रॉम दिस पर्सन एट द टाइम ऑफ री इशू। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ रहे हैं या मिनिमम प्राइस पूछ रहे हैं, प्लीज ध्यान से देख लेना। एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे अगेन मैं यहाँ पे प्रीमियम पे ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि जितने पैसे मुझे इस शेयर होल्डर से मिलते हैं वो मुझे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम देखने होते हैं, प्रीमियम को रहने दो। 100 इज द फेस वैल्यू, जिसमें से 40 रुपीज आपको नहीं मिले तो 60 रुपीज आपको मिल गए होंगे इस पर्सन से। सो दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच यू कैन ऑफर, राइट। और अगर अब एक शेयर 100 रुपीज का है, 60 का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो कम से कम आप 40 रुपीज चार्ज करेंगे उस पार्टी से। सो दिस इज द मिनिमम प्राइस। यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा है या मिनिमम प्राइस पूछा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मिनिमम प्राइस पूछा है तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बट ये एक बार सैम्पल पेपर में आया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। मेटा कैफ लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, डेट भी गिवन है, 30 ऑन अलॉटमेंट, अगेन डेट इज गिवन, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, जो कि है 1 Feb को। शंकर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, उसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी ड्यू डेट पर। The second call was made and Shankar paid the first call amount along with the second call. अच्छा यहाँ पे ना सेकेंड कॉल एक्चुअली फाइनल कॉल को ही कह रहे हैं, क्योंकि और कोई कॉल नहीं है वैसी। सो
ऑल सम्स ड्यू वर रिसीव, मतलब बाकी सब कुछ ठीक है। आप ये बताओ कि 1 फेब को हमें टोटल कितने रुपए मिले। तो 1 फेब वाज एक्चुअली द ड्यू डेट फॉर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में देखो वैसे बनते कितने हैं, 50,000 पर, यहाँ पे बैलेंस बोला ना, 100 में से 50 एंड 20 70, तो 30 की होगी फाइनल कॉल। यानी इतने रुपए हम नॉर्मली हमें मिलने थे फाइनल कॉल के समय। बट शंकर जो है उसने अपने 5,000 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल भी इसी समय दी है, और फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज की। ठीक है, तो दैट्स इट। यानी 1 फेब को, जबकि जिस दिन फाइनल कॉल की ड्यू डेट है उस दिन हमें मिलेंगे टोटल 16 लाख रुपीज। सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। अच्छा, बच्चे ने देखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये तो पक्का पक्का फेस वैल्यू पे दिया जाता है, मुझे आता है इसका आंसर, बट दैट्स नॉट करेक्ट। कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में जो आपने डिबेंचर्स रखे हुए हैं लेंडर के पास, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उस पर आप इंटरेस्ट नहीं देते लेंडर को, वो तो आप डिबेंचर होल्डर्स को, जब आपने पब्लिक को इशू किए हैं डिबेंचर्स, उस पे देते हैं। तो द आंसर इज नो इंटरेस्ट इज पेड। देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज पर्सनल, रियल या नॉमिनल, मतलब नेचर बतानी है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जैसे आपको बताया हम क्रेडिट करके दिखाते हैं एंट्री में, और ये एक लाइबिलिटी होती है। अगर मैं इसको आपके चैप्टर नंबर 1 ऑफ द थर्ड बुक से रिलेट करूं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दिखाया जाता है अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके अंदर अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, दैट इज द मेन हेड एंड सब हेड। और अगर डिबेंचर्स की करंट मेच्योरिटी है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही डिबेंचर्स होने वाले हैं रिडीम, तो फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा एज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, और उसमें अदर करंट लाइबिलिटी। अब खुद सोच के देख लो, अगर हम इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की फॉर्म में दिखा रहे हैं तो ये रियल तो हो नहीं सकता, वो तो एसेट होते हैं। नॉमिनल भी हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड है, वो बैलेंस शीट में तो नहीं आएंगे। तो इसका आंसर है पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आप देखेंगे। सिंसियर लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये फेस वैल्यू है। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। पब्लिक ने अप्लाई किए थे फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स विच वी डोंट नो, एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड। Which of the following application money, if received, restricts the company to proceed with the allotment of shares as per SEBI? यानी जितने शेयर्स आपने इशू किए उसके 90% से अगर कम की एप्लीकेशन आपके पास आई तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी एप्लीकेशन मनी अगर हमें रिसीव हुई तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते। सिंपल है ये, इट इज नॉट डिफिकल्ट। हियर टोटल जो शेयर्स हमने इशू किए थे या इनवाइट की थी एप्लीकेशंस 30,000, एप्लीकेशन मनी पर ₹2 के हिसाब से 60,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका 90% कम से कम मुझे मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो आई के नॉट प्रोसीड। इसका 90% बनता है 54,000 रुपीज। तो 54,000 रुपीज से कम जो आंसर है उस केस में आई के नॉट प्रोसीड विद द इशू, सो द आंसर वुड बी 50,000। यानी अगर मुझे एप्लीकेशन पे 50,000 रुपीज मिले तो मैं सेबी के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं कर सकती, आई के नॉट अलॉट द शेयर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, लेट मी टेल यू, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट डिफाइंड कि आप कितना प्रीमियम लेंगे शेयर्स के ऊपर। ऑलराइट देन, दिस इज इंटरेस्टिंग। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी शेयर्स आपके सिलेबस में है ओनली एज अ थ्योरी पोर्शन, तो प्लीज पढ़ के जाएंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट, ईसॉप एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट पसीना, बहुत मेहनत की है जिन्होंने कंपनी के लिए, कुड बी एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, जिन्होंने अपनी नो हाउ दी है, जिन्होंने कोई वैल्यू एडिशन किया है कंपनी में,
उन्हें हम कंपनी के शेयर्स देंगे एट अ डिस्काउंट, दीज आर स्वेट इक्विटी शेयर्स। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कुछ रिलेटेड सा होता है। उसमें हम एम्प्लॉयज को कहते हैं कि अगर आप इतना टाइम हमारे साथ काम करेंगे, लेट्स से 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के एंड में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे एट अ डिस्काउंट। तो लेट मी टेल यू, स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसॉप आर काइंड ऑफ रिलेटेड, बट इसमें से स्वेट इक्विटी शेयर्स इज अ वाइडर टर्म। बट व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली? स्वेट इक्विटी शेयर्स आप एम्प्लॉयज को भी इशू कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्टर्स को भी जो एम्प्लॉयज नहीं है। बट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में आप सिर्फ एम्प्लॉयज को ही शेयर्स देते हैं। दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस। स्वेट इक्विटी शेयर्स में आप ऐसे डायरेक्टर्स को भी शेयर्स इशू करते हो जो शायद एम्प्लॉयज ना हो कंपनी के, बट यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज को ही शेयर्स देते हो। तो ये स्लाइट डिफरेंस है, बट वैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान रिलेटेड है। ओके देन, क्वेश्चन क्या है इसमें से? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाननी है। ESOP is an option or a right given by the company. Yes, it's an option, कोई compulsion नहीं है. It is not an obligation on employees to subscribe to the shares. ये भी सही statement है, true है ये. Employees may or may not accept the option. सही statement है भाई. उनकी मर्जी है उनको shares लेने हैं या नहीं कंपनी के. Employee stock option plan is completely different from sweat equity shares. This is not the true statement. This is the wrong statement. यानी यही हमारा आंसर है। जैसे मैंने बोला ये completely different नहीं है, ये एक दूसरे से related है। Sweat equity shares is a broader term and ESOP is a category of sweat equity shares. चलिए आगे बढ़ते हैं। Wow, such an interesting question again. Very nice question. एक्स लिमिटेड ने 2 टाइप्स के डिबेंचर्स इशू किए यहाँ पर। एक 5000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, होल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। फिर डिबेंचर्स इशू किए हैं एट अ डिस्काउंट, होल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। आप बताइए कि एसपीएल में आप कितना पैसा राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का? तो आपको पता है कि राइटिंग ऑफ की जो एंट्री होती है दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो फर्स्ट वी यूज दैट, इफ नॉट तो वी राइट ऑफ थ्रू एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे जब हमने पहली कैटेगरी ऑफर की तो हमारे पास कुछ प्रीमियम आएगा, राइट? कितना आएगा? 5000 शेयर्स पर 10%। ये हमेशा फेस वैल्यू का देखना होता है, प्रीमियम या डिस्काउंट, तो इसका यानी कि 50,000 का हमारे पास प्रीमियम क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट में डिस्काउंट है, वो कितना होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 4000 पर 10% अगेन ऑफ द फेस वैल्यू 10, 40,000। तो बताओ क्या ये डिस्काउंट इस एसपीआर में से कवर हो सकता है? द आंसर इज यस। तो आप बताओ एसपीएल में से कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा ही सिक्योरिटीज प्रीमियम से कवर अप हो जाएगा। सो द आंसर इज निल। अच्छा क्वेश्चन है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। The amount of discount on reissue of forfeited shares cannot exceed, मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया इस वीडियो में कि जो आप डिस्काउंट देंगे that cannot exceed what? The amount that you received at the time of forfeiture of shares, उससे ज्यादा आप आगे डिस्काउंट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट अ फूलिश कंपनी कि यहाँ से आपने कम कमाए और यहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना। सो दिस इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर्स। चलो देन, दिस क्वेश्चन मैंने इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दी है डेलिबरेटली, वी कैन इजिली सॉल्व दिस। ये परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस के भी अच्छे से एमसीक्यूज देखकर जाएं, हाईली प्रोबेबल है। या तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स कैलकुलेट करने हो सकते हैं, या आपको बताना होगा कि एसेट आपने कितने का खरीदा। लाइक दिस, एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की ऑफ हाउ मच from Y Limited, payable 55,000 in cash and balance by issue of 50,000, 12% debentures of ₹10 each issued at a discount। तो यहाँ पे बता दिया है कि बदले में हमने क्या दिया है। मशीनरी खरीदी है तो एंट्री जैसे
होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। आई डोंट नो कि मशीनरी कितने की है, बट हमें ये पता है कि वेंडर को हमने बदले में क्या दिया है, तो वहीं से निकाल लेंगे। कैश दिया है हमने 55,000 का, हमने यहाँ पे डिबेंचर्स इशू किए हैं, फेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे डिबेंचर्स की 50,000 इंटू 10, और डिस्काउंट पे है तो वो डेबिट पे आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5,000 नो 50,000 पर कितना 10% ऑफ फेस वैल्यू 1 रुपी, तो ये आ गया 50,000 रुपीज। ओके, अब वेंडर की बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, वही यहाँ पे आएगी, वही यहाँ पे आएगी वैल्यू। सो 5,50,000, ये 55 एक्चुअली, सो 5,55,000 माइनस 50,000, सो इट वुड बी 5,05,000। दैट इज द आंसर। यानी हमने जो मशीनरी खरीदी है वेंडर से उसकी वैल्यू है 5,05,000। ठीक है, चलो, वाओ, सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूं ना, आप खुद ही देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ पे आपको डिबेंचर अकाउंट बनाकर दिया हुआ है, जिससे मुझे याद आता है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का लेजर एक बार देख कर जाएंगे। सैम्पल पेपर में भी आपका क्वेश्चन है इस टाइप का। तो जैसे ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। पूछा क्या है, फेस वैल्यू दी हुई है डिबेंचर की 50 रुपीज ईच, कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है डिबेंचर्स के ऊपर, परसेंटेज में आंसर बताना है। सो इसकी पहले आप जर्नल एंट्री सोच लो, इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसकी जर्नल एंट्री, लेजर से जर्नल एंट्री सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। और आपको पता है डिबेंचर्स के आगे हमेशा हमेशा हम फेस वैल्यू लिखते हैं, टोटल। I'll quickly write it here. This is the journal entry. Debenture application account debit 4,80,000. Debenture allotment account debit 288, और discount on issue of debentures 32,000। ये मैं आपको पूरा इसे लिख के दिखा रही हूँ, आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसका टोटल बनता है 8 लाख, मतलब 8 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिबेंचर्स। ठीक है, अब टोटल डिबेंचर्स का नंबर कितना होगा? इफ 8 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिबेंचर्स और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 50, तो टोटल डिबेंचर्स कितने होंगे? टोटल डिबेंचर्स होंगे 16,000। ठीक है, 16,000 डिबेंचर्स। जरूरी नहीं है कि मैं ये फाइंड आउट करूं, मैं इसको बहुत सिंपली कर सकती हूँ। 32,000 को 8 लाख से डिवाइड करो एंड यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। दैट्स इजी, क्योंकि वैसे भी डिस्काउंट फेस वैल्यू पे ही निकलता है एज अ परसेंटेज। तो 32,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 8 लाख, दैट इज द आंसर। बट अगर आपको एक डिफरेंट तरीके से करना है तो आप यहाँ पे डिबेंचर्स का नंबर निकाल सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा 16,000 डिबेंचर्स पे टोटल 30,000 रुपीज का डिस्काउंट है, तो एक डिबेंचर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। 16,000 डिबेंचर्स पे 32,000 रुपीज का डिस्काउंट है, तो एक डिबेंचर पे 2 रुपीज का हो गया। तो 2 रुपीज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, दैट इज ऑल्सो 4%, और यहाँ पे भी 4%। यानी आप इसको कैसे भी कर सकते हो, शॉर्ट में करोगे तो टाइम बचेगा ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट वैल्यू को कंप्लीट फेस वैल्यू से डिवाइड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं एक डिबेंचर का डिस्काउंट एक डिबेंचर की फेस वैल्यू से डिवाइड करके आंसर निकाल रही हूँ। दोनों का लॉजिक सेम है, so the answer is 4%. Okay, champ. So this is it for this video. I hope this video helped you. And I want to encourage you to participate in our community questions. मैं वहाँ पे regularly आपसे बहुत interesting questions पूछती रहती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि काफी बच्चे गलत आंसर भी देते हैं।
So it will be a very good practice for you. So do participate in those questions. अभी बहुत सारे और वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और मिलते हैं अगले वीडियो में.